आज हम मौलिक अधिकारों से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, जिससे हमने मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनका विकास किस प्रकार हुआ, इनकी विशेषताएं क्या क्या रहीं, और हमने साथ ही साथ समानता का अधिकार भी पढ़ लिया था। आज का हमारा जो दूसरा अधिकार होगा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद पार्ट ए का जो पार्ट ए है उसमें दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको ए में कहा गया है 19 ए में किस चीज की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। आप उतना ही बोलें जिससे दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो और देश की एकता और अखंडता भी प्रभावित ना हो। आप बस इतना ही बोलेंगे जो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को फुलफिल करता हो। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से अधिकार हमारी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में प्रेस और मीडिया के लिए कोई भी अनुच्छेद नहीं दिया गया है, तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, साथ ही साथ मीडिया, कभी ऑप्शन में प्रेस आ जाता है, कभी मीडिया आ जाती है। तो प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता किसमें है, 19(1) पार्ट ए में। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत। दूसरा है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये भी इसी के अंतर्गत आया था। कब मिला था सूचना का अधिकार, 2005 में। एक और क्वेश्चन बनता है, जो आम नागरिक है वो राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर सकता है, अपने घर में फहरा सकता है, राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, और ये अधिकार कब मिला आपको, 2004 में। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट बनते हैं, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हमें मिलता है अनुच्छेद 19 ए पार्ट ए के अंतर्गत। हमें बोलने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर एक पॉइंट और बन जाता है कि जब सूचना का अधिकार दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया, तो उस दौरान जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो वो थे माननीय APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति कौन रहे, APJ अब्दुल कलाम। बी में दिया गया है बिना हथियार शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन या सभा आप बिना हथियारों के कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपल सी चीजें, बिना हथियार शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन और सभा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सी पार्ट में दिया गया है संघ बना सकते हैं आप, संगठन बना सकते हैं और कोई भी समूह बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, कोई व्यापार संगठन बनाते हैं, मजदूर संगठन बनाते हैं, ये सब अधिकार किसके अंतर्गत हैं, पार्ट सी के अंतर्गत हैं। लेकिन ये समूह और संगठन भी क्या होंगे, समाज हित में होंगे और देश हित में होंगे, देश के विरुद्ध कोई संगठन नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आ जाता है डी में आ जाता है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं। जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, जहां तक भारत की सीमाएं हैं, आप उन सब में क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, ई की हम बात करेंगे। ई में लिखा गया है भारत के समूचे भाग में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। आपको ये अधिकार है, चाहे आप अस्थायी तौर से रहें या आप स्थायी तौर से रहें, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे था पार्ट एफ, जो कि क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसको हमने संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया है, अब अनुच्छेद 300 क में रख दिया है। 19F को समाप्त करके कहाँ रख दिया है, 300 क में रख दिया। ये आप पिछले वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद आता है जी। इसमें कहा गया है कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, अपना भरण पोषण करने के लिए अपना कोई भी वो व्यापार कर सकते हैं अपनी, ये भी उनकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से इसे एक स्टोरी की तरह हम याद करते हैं। देखिए,
किसी भी व्यक्ति को पहले किस चीज का अधिकार है? बोलने का अधिकार। कैसा अधिकार? जो कि देश के विरुद्ध ना हो। अगर वो बोलता है, कहाँ बोलता है? एक सम्मेलन में बोलेगा। जो कौन सा सम्मेलन होगा? जो बिना हथियारों का सम्मेलन होगा, ठीक है, एक ऐसे सम्मेलन या सभा में बोलेगा। अब जब उसने अपनी बातें रखी उस सम्मेलन में और बहुत सारे लोगों को उनकी बातें अच्छी लगी, तो उन्होंने उसे एक संगठन या समूह या संघ बना दिया, ठीक है। अब तीन में उन्होंने जब संघ बना दिया, ये लर्न करने का एक ट्रिक है, ठीक है। जब उन्होंने संघ बना दिया तो उसके बाद उन्हें संघ में सदस्यता के लिए देश का क्या करना पड़ेगा? भ्रमण करना पड़ेगा, ठीक है, भ्रमण करना पड़ेगा। उसके बाद भ्रमण करने के लिए जब वो देश के अलग अलग जगह पे जाएंगे तो उन्हें अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए वहाँ निवास भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर काम भी करना पड़ेगा, तो उन्हें वहाँ निवास करना पड़ेगा। अब संपत्ति तो आपके पास रही नहीं, क्योंकि संपत्ति जो एफ था वो तो यहाँ से हटा दिया गया है। संपत्ति आपको संगठन बनाने के लिए रही नहीं, तो अब जी के माध्यम से आपने अपनी व्यापार, अपनी आजीविका को बढ़ाया वहाँ निवास करने के बाद, और यहाँ पे क्या करने लग गए आप? अपना व्यापार करने के लिए। किसके लिए? संपत्ति के लिए, ठीक है, क्योंकि संपत्ति तो यहाँ पे क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई है। तो जी में है आजीविका या व्यापार करने का अधिकार या स्वतंत्रता। और देखिए, आजीविका और व्यापार जो हम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्मगलिंग करने लग गए, नहीं। हम वही यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय करेंगे जो हमारे हित में हो, समाज के हित में हो और देश के हित में हो। गलत तरीके से हम व्यापार और व्यवसाय यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देश के खिलाफ बोलेंगे या आप कोई ऐसे संगठन बना देंगे जो देश के विपरीत होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और एक और कंडीशन आती है, आपातकाल की कंडीशन। आपातकाल की स्थिति होती है, वो भी कौन सी स्थिति? आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। किन किन कारणों से? जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 क्या होता है? स्वतः ही निलंबित कर दिया जाता है। इसके लिए कोई अलग से आदेश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है कि 19 को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 20। इसमें लिखा है अपराध एवं दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध एवं दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 में 3 संरक्षण क्या दिए गए हैं? प्रदान किए गए हैं, ठीक है। पहला संरक्षण है, यानी कोई अपराधी अभियुक्त है, उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो उसको कुछ संरक्षण दिए गए हैं ताकि वो अपनी बात को रख सके, अपने केस को बता सके कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसके लिए 3 संरक्षण है। पहला संरक्षण है, देखिए ऐसे, तत्कालीन कानून, यानी जिस समय उसने वो अपराध किया है, यदि वो उस समय अपराध की श्रेणी में आता है तो ही उसे दंड दिया जाएगा। दूसरा, उस अपराध के लिए जो तत्कालीन उस समय जो कानून बना है उसी के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। उससे ये नहीं कि एक नई विधि बनाई जाए और उसके माध्यम से उसको सजा दी जाए, बिल्कुल नहीं। जैसे हम देखेंगे 1980 में किसी ने कोई क्राइम करा और उसकी सजा क्या थी? उसके लिए 2 वर्ष थी। कितनी थी? 2 वर्ष थी। आज हमारा 2020 में उसी सजा के लिए, हमारा उसी अपराध के लिए क्या है? 20 वर्ष की सजा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 1980 वाले व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा दी जाए, बिल्कुल नहीं। उसको जो सजा मिलेगी 2 वर्ष के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, तत्कालीन कानून के अंतर्गत मिलेगी। ये उसको एक क्या है? संरक्षण प्रदान है। दूसरा संरक्षण है उसको कि किसी भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, यानी उसको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका उसे 2 बार दंडित नहीं करेगा। हाँ, अगर उसकी कोई विभागीय या प्रशासनिक उसको दंड दिया जाता है तो उसको दोहरे दंड में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन न्यायपालिका कितनी बार दंड देगी? 1 बार। 1 बार दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा संरक्षण है गवाही।
गवाही, यानी जो अभियुक्त होगा, वो जो व्यक्ति होगा, वो अपने विरुद्ध क्या होगा, गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। वो अपनी स्वेच्छा से गवाही देना चाहता है तो वो अलग मैटर होता है, लेकिन उसे जबरदस्ती गवाही नहीं दी जा सकती। तो इसमें संरक्षण प्राप्त हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। कौन कौन से? तत्कालीन कानून के अंतर्गत जो उस समय विधि होगी उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि उसने कोई अपराध किया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अगर उसने कोई अपराध किया है तो जो विधि के अंतर्गत है वही उसको क्या करेगा, दंडित करेगा। उससे बाहर उसको दंडित नहीं किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि उसने अपराध किया और भीड़ द्वारा उसे क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। वो भी क्या होगा, एक अपराध होगा। जो विधि में लिखा गया है उसके द्वारा ही उसे उसके जीवन से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और 21 इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। अब जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। जैसे जीवन के लिए चाहिए आपको अच्छा वातावरण, शुद्ध पानी चाहिए आपको, शुद्ध हवा चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नींद लेना, ठीक है। और अगर आप देखेंगे विदेश भ्रमण, ठीक है। एक और है निजता का अधिकार, जिसे हम बोलते हैं गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार आपको याद होगा 2017 में आया। इसमें था कि अगर आपके व्यक्तिगत कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, बायोमेट्रिक हैं, आपकी जब तक अनुमति ना हो आप कोई भी उसको नहीं ले सकता है। वो आपके क्या है, पर्सनल हैं। तो ये अधिकार भी आपको मिला, निजता का अधिकार। यानी जीवन जीने के लिए हमें जो जो नीड्स हैं वो सारी चीजें जीवन के अधिकार के अंतर्गत आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 का पार्ट ए, ठीक है। ये है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिलवाए, प्रारंभिक शिक्षा दिलवाए। और जो ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हमने मूल अधिकार बनाया, जीवन जीने के अधिकार से रिलेटेड, हमने 86वां संवैधानिक संशोधन किया 2002 में, और प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया। तो आप देखेंगे कि हमारा जो जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। हमारे जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए वो सब इसमें दी गई हैं। और साथ ही साथ अगर कोई गलत काम करता है, विधि के खिलाफ वो कोई काम करता है, तो विधि के अकॉर्डिंग, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने जापान से ली है उसके अंतर्गत उसके जीवन से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। एक बात इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 को किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। चाहे आप देखेंगे अनुच्छेद 252 के अंतर्गत अगर कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 356 के अंतर्गत, 360 के अंतर्गत कोई भी आपातकाल लगा है, उसके अंतर्गत भी अनुच्छेद 20 और 21 को छीना नहीं जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में छीना ना जा सके। तो उसमें कभी कभी ऑप्शन आते हैं 20, 21, 22, 23, ऐसे ऑप्शन आए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, टिक। किसी भी कंडीशन में उस समय 21 को करना है। लेकिन वो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। बहुत बार जो ऑप्शन आते हैं वो ऐसे आते हैं 20, 21, 22 और एक साथ आते हैं 20 व 21। तो तब आपको उस कंडीशन में क्या आंसर देना है, 20 और 21। तो 20 और 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं आपके जिनको किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। देखिए कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको गिरफ्तार किया गया है
कोई भी व्यक्ति, अभी हम कुछ निवारक निरोध शब्द का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको कितने संरक्षण प्राप्त हैं? 3 संरक्षण प्रदान किए गए हैं। ठीक है, एक संरक्षण उसे कहा गया है कि व्यक्ति को जानने का हक होगा, ये जानने का हक होगा कि उसे हमने क्यों गिरफ्तार किया है। वो पूछेगा ना कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये पहला संरक्षण होगा उसे कि क्या, कौन सा? ये जानने का कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरा संरक्षण होगा उसे कि 24 घंटे के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट होते हैं, हमारे दंड अधिकारी होते हैं, उनके सामने उसे प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद वो देखते हैं कि इसको बंदी बनाया जाना उचित है या नहीं है। लेकिन इसमें जो 24 घंटे दिए गए हैं, इसमें यात्रा का समय नहीं मिलाया जाएगा, यात्रा का समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी अपराधी को या किसी को गिरफ्तार करके ला रहे हैं, 2 दिन किसी सफ़र से ला रहे हैं, ट्रैवल करके ला रहे हैं, तो उसके बाद आपको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। यात्रा का समय इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा है अपना मनपसंद वकील। क्या है? अपना मनपसंद करने का, जो वकील करने का अधिकार उस व्यक्ति को होगा जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो 3 संरक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त हैं। उसको जानने का अधिकार होगा उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, और तीसरा उसे अपने मनपसंद के वकील को करने का अधिकार होगा को कौन सा वकील चाहता है। ठीक है, लेकिन ये तो क्या था, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें संरक्षण नहीं दिए जाते हैं। वो संरक्षण होते हैं निवारक निरोध। एक शब्द आया है निवारक निरोध। लेकिन देखिए, ये जो संरक्षण थे, गिरफ्तारी से रिलेटेड जो 3 संरक्षण दिए गए थे, वो किसी व्यक्ति को दिए गए थे, लेकिन ये उन लोगों को नहीं मिलेगा जो अन्य देशी शत्रु हों, अंतर्देशीय शत्रु हों, भारत में आए हैं किसी प्लान से, किसी बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए आए हैं, तो ये उन लोगों के लिए नहीं होगा, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए होगा जिसे केवल गिरफ्तार किया गया है। अब एक शब्द आता है निवारक निरोध। निवारक निरोध के अंतर्गत क्या होता है? निवारक शब्द से ही पता चल रहा है आपको, निवारक निरोध, यानी इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। उसके लिए हम उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने के लिए आया है, कोई आतंकवादी घटना जैसे उसको अंजाम देने के लिए आया है, तो हम उसे निवारक निरोध के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद उसे कितने महीने तक गिरफ्तार कर सकते हैं? 3 महीने तक। आपको केवल शक था, और आपको शक था कि ये आने वाले टाइम में कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, इसलिए आपने क्या करा? उसे गिरफ्तार कर दिया। किस कानून के अंतर्गत? निवारक निरोध कानून के अंतर्गत। और कितने महीने के अंतर्गत? 3 महीने के लिए आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद फिर उसे मजिस्ट्रेट या न्यायाधिकरण के सामने लाया जाएगा, और वो देखेंगे कि इसको गिरफ्तार किया जाना सही था या नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसकी गिरफ्तारी को आगे भी बढ़ा सकते हैं या उसे बरी भी किया जा सकता है। तो भारत में निवारक निरोध से संबंधित बहुत सारे कानून बने हैं। संसद को यह अधिकार होता है कि वो निवारक निरोध के संबंध में बहुत सारे कानून बनाए। 1950 में बना निवारक निरोध कानून बना। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला निवारक निरोध कानून था। उसके बाद मीसा बना इंदिरा गांधी के समय में, जिसको हम कहते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में। ठीक है, ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना 1980 में। फिर देखेंगे टाडा बना, पोटा बना, और 2005 में आतंकवाद विरोधी कानून बना। तो ये जो निवारक निरोध से संबंधित कानून है, ये बनते रहते हैं और समय समय पर इनको समाप्त भी कर दिया जाता है। जब इनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो इन्हें समाप्त भी कर दिया जाता है, और किसी नए कानून की आवश्यकता होती है तो उसको बनाया जाता है। तो ये था निवारक निरोध। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संबंध में संरक्षण। बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल 20 और 22 में होता है कन्फ्यूजन होता है, तो आप 22 को याद करेंगे कि इसमें 2 बार क्या रखा है? निवारक निरोध। 2 बार 2 आए हैं और 2 बार नी आए हैं, निवारक निरोध। तो आप ऐसे में भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद
23 और 24 में दिया गया है। आपने देखा होगा कि भारत में उत्तर वैदिक काल से ही क्या होता था, एक वर्ग था, समाज में एक विशेष वर्ग था जिसका शोषण चलता आ रहा था। उसके बाद स्वतंत्रता से पहले भी वो शोषण कंटिन्यू था। वर्तमान समय में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारी जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इसीलिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार संविधान में दिया, ताकि देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है, ताकि मानव दुर्व्यापार यानी मनुष्य की जो खरीद बिक्री होती है वो ना हो पाए, महिलाएं और बच्चों की जो खरीद बिक्री होती है वो ना हो पाए। क्योंकि पहले से अगर आप देखते आ रहे हैं, जो दास हैं उनको खरीदा जाता था, बंधुआ मजदूरों को खरीदा जाता था, उनका बहुत बुरी तरीके से क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। अब जैसे बेगार और बलात्सर्म यानी बिना वेतन के हम काम करवाते हैं, या किसी से भी किसी की इच्छा के विरुद्ध अगर उससे काम करवाया जाता है तो ये सारे क्या होंगे, दंडनीय अपराध होंगे, इन पे प्रतिबंध लगेगा। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्सर्म प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लेकिन देश में अगर कोई आपदा आ गई है, वर्तमान समय की अगर हम बात करेंगे, कोविड-19 जैसे बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है, अगर ऐसी कोई आपदा आ रही है और किसी कर्मचारी हो या किसी व्यक्ति को अपने काम के अतिरिक्त अन्य कोई काम करना पड़े, किसी टाइम बिना वेतन के भी काम करना पड़े, तो हम उसको शोषण नहीं करेंगे। वो राष्ट्र हित में है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, वो आपके अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में देखिए, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी खतरनाक कल कारखानों में, उद्योग में, फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं। अगर 14 वर्ष से छोटा कोई बालक है तो उसको किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि 14 वर्ष का जो कानून है बच्चे के लिए वो अनुच्छेद 23 में है या 24 में है। तो अनुच्छेद 24 में देखिए 4 आ रहा है और 14 वर्ष में भी 4 आ रहा है। तो ऐसे आप छोटी छोटी ट्रिक से क्या कर सकते हैं, इसे ईजी बना सकते हैं। अदरवाइज अब अगर कंटिन्यू इनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार इसलिए ये व्यवस्था की गई संविधान निर्माताओं द्वारा कि इससे किसी का शोषण न हो और सभी लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर मिले। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। देखिए अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो वो किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 कहता है कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, जैसे शब्दों में भी लिखा है अनुच्छेद 25 के, क्या लिखा है, अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म में क्या है, कृपाण धारण करना क्या है, उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सिख धर्म के लोग पग पहन के जाते हैं, उनको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर उनका चालान नहीं कटेगा अगर उन्होंने पग पहना है तो। ये उनकी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है उसको किस चीज़ की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की। जैसे उसे अपने धर्म के लिए कोई संस्थाएं बनानी है, उनकी देखरेख करनी है, उनकी संपत्ति का अर्जन करना है, उनका प्रशासन किस प्रकार से चलेगा वो उसका प्रबंधन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किसकी स्वतंत्रता है, प्रबंधन की। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता उनको दी गई है। अब 27 भी इससे कोरिलेट अगर आप देखेंगे, 27 में कहा गया है कि भारत में किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान के लिए या उसके संरक्षण के लिए
आप किसी को भी कर देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि हमें अपने धर्म का संरक्षण करना है या अपने धर्म का उत्थान करना है, इसके लिए टैक्स दो। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 25 में क्या करता, आप धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है और जो भी धार्मिक कार्य हैं उनके उत्थान और संरक्षण के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उसकी उपासना की स्वतंत्रता उनको दी गई है, लेकिन ठीक है, वो धार्मिक शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं होने चाहिए जो राज्य द्वारा पोषित हों। क्या हों? राज्य द्वारा पोषित हों, राज्य द्वारा चलाए जा रहे हों, तो उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाँ, अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग का कोई संस्थान है जो अनुदान के माध्यम से चल रहा है, ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन उस धार्मिक शिक्षा को लेने के लिए बच्चे की अनुमति भी आवश्यक है और अगर वो अल्पायु बालक है तो उसके माता पिता की भी इच्छा होनी उसमें आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो दिया गया है आर्टिकल 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है, तो वो यही अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो किसको दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है, 2 प्रकार से अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। पहला है भाषाई आधार पर, पहले अल्पसंख्यक किस वर्ग के हैं, भाषाई आधार पर। दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। भारत में अगर अल्पसंख्यक देखेंगे हम तो कौन कौन से अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ये क्या हैं आपके अल्पसंख्यक, इनको अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त है। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जिससे वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का उनको अधिकार है और प्रशासन करने का भी उनको अधिकार है। यदि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोलते हैं तो उनका जो प्रशासन है उनको करने का अधिकार भी किसको है, अल्पसंख्यकों को, उनके प्रशासन का अधिकार। और साथ ही साथ जो राज्य में या देश में कोई शैक्षणिक संस्थान है तो राज्य यहाँ पर भेदभाव नहीं करेगा उनको प्रवेश देते हुए कि आप अल्पसंख्यक हो, ठीक है, उनको भी पूरा ही अधिकार होगा। ये था अनुच्छेद 29 और 30 जो किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट आपका मौलिक अधिकार है 6वां, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। जब भी एक आम आदमी को कोई बीमारी होती है तो वो किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट हमें 5 रिट देंगी, 5 आदेश के माध्यम से क्या होगा, वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेंगे। ठीक है, ये रिट हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, इसमें है, इससे हमारे क्या होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे
सबसे पहले हम दो रिट की देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किस क्षेत्र का रिट है। क्योंकि ये जो रिट है इनमें बहुत सारी जानकारी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको बनाएंगे अलग अलग उस वीडियो में। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश, ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं तो इनको हम विस्तृत रूप में बताएंगे। अभी हमारा जो क्वेश्चन पुटअप होता है हम उसको देख लेते हैं। देखिए, दो रिट की अगर हम बात करेंगे, एक है हमारा प्रतिषेध और दूसरा है उत्प्रेषण। ये दोनों हैं वो न्यायिक क्षेत्र के हैं। कौन से क्षेत्र हैं? न्यायिक क्षेत्र के रिट हैं। यानी ये एक न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट किसको देगा? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट जिला जो सेशन कोर्ट होते हैं उनको देगा। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण कौन सी क्षेत्र की हैं? न्यायिक क्षेत्र की हैं। ठीक है, बचते हैं आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और तीसरा अधिकार प्रेक्षा। ये जो तीनों रिट हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की रिट हैं। सार्वजनिक या व्यक्तिगत हम इसको कह सकते हैं। ये न्यायालय द्वारा किसको दी जाएंगी? आम मतलब नागरिक को दी जाएंगी या पदाधिकारी को दी जाएंगी। ये सार्वजनिक क्षेत्र हैं, ये न्यायालय द्वारा व्यक्ति को दी जाती हैं। और जो ऊपर की दो रिट हैं वो न्यायालय टू न्यायालय दी जाती हैं। ठीक है, तो ये 5 रिट होते हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती हैं। यहीं पर देखेंगे आप आर्टिकल 226 को भी यहाँ पर देखना इसको इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हाई कोर्ट को भी अधिकार है कि वो 226 के माध्यम से 5 रिटों को जारी करे और हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे। अनुच्छेद 226। देखिए, यहाँ पे हम इनका अंतर देखेंगे थोड़ा सा, यहीं पर क्लियर करते हुए देखेंगे। अनुच्छेद 32 और 36 में अंतर, 226 में अंतर। ठीक है, अनुच्छेद 32 226 में अंतर। मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 32 होगा पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। और केवल क्या होगा? मौलिक अधिकारों के हनन पे। 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मौलिक अधिकारों के हनन में आर्टिकल 32 के अंतर्गत। किसके हनन पे? मौलिक अधिकार के। और किस क्षेत्र में लागू होगा? पूरे भारत क्षेत्र में, पूरे भारत के लिए ये। अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, तो कौन रिट जारी करेगा, कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा? हाई कोर्ट। और ये करेगा केवल राज्य क्षेत्र में काम। जिस राज्य का वो हाई कोर्ट होगा, ये जितने राज्यों का, जितने केंद्र प्रदेश शासित राज्यों का वो हाई कोर्ट होगा, ये वहीं तक लागू होगा, उससे बाहर नहीं, पूरे देश में लागू नहीं होगा। और ये भी संरक्षण करेगा मौलिक अधिकार प्लस अन्य मामले। इसमें और मामले भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और 32 में क्या था? केवल मौलिक अधिकार। तो अगर क्वेश्चन आए कि इनमें व्यापक बड़ा अधिकार कौन सा माना जाएगा, किसमें ज़्यादा शक्तियां हैं, तो वो हैं 226 में ज़्यादा शक्तियां हैं, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार प्लस अन्य मामले भी शामिल होते हैं। तो ये था अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। देखिए, इसके अंतर्गत बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय पहले क्या करता था कि जो मौलिक अधिकार का, जब किसी का हनन होता था मौलिक अधिकारों का, तो वही व्यक्ति क्या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कहेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसी के लिए रिट जारी होगी, उसी की याचिका सुनी जाएगी। लेकिन 1980 के दशक के बाद न्यायपालिका ने थोड़ी सी इसमें ढील दी। उन्होंने कहा नहीं, अब कोई अन्य तीसरा व्यक्ति भी आके किसी के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है, और उसको नाम क्या दिया? जनहित याचिका। यानी बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर होते हैं या 14 वर्ष से कम बालक होते हैं जो कारखानों में लगे हैं, वो तो अपने मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते हैं, लेकिन कोई संघ या संगठन, कोई व्यक्ति ये जनहित याचिका के माध्यम से उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर आता है जनहित याचिका? आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, जनहित याचिका जो है वो है
पीएन भगवती की देन है, पीएन भगवती। ये क्या रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं, इनके माध्यम से जनहित याचिका लाई गई। अब बात करेंगे आर्टिकल 33, 34 और 35 की। इनमें है मार्शल लॉ से रिलेटेड कि संसद कोई विधि बना के मार्शल लॉ लगा सकती है, या उसके क्या क्या उसके अधिकार होंगे, किस किस मौलिक अधिकारों का इनमें हनन होगा, इससे रिलेटेड, मार्शल लॉ से रिलेटेड ये तीनों अधिकार हैं। तो ये जो मार्शल लॉ है इनका मौलिक अधिकारों में क्या अंतर पड़ेगा, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम मौलिक अधिकारों को देखेंगे कि मौलिक अधिकार आप ध्यान से पढ़िएगा। हमने पूरा टॉपिक ये क्लियर कर दिया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितना भी हमने पीछे पढ़ लिया है, हम एक टेस्ट सीरीज लाएंगे, उसमें फटाफट अपने क्वेश्चन को रिविज़न करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको रिवीजन कराने लगी तो फिर से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए थोड़ा पैनिक हो जाएगा। तो तब तक आप क्या करेंगे, इनसे नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहे, थोड़ी बहुत ट्रिक जो मैंने दी है उनसे याद करिए, और हो सकता है तो खुद से भी ट्रिक बना के याद करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।